भाई रफ़ीक ने भैया जी की बात का कोई जवाब न दिया। चारपाई से उठते हुए कहने लगा, यार तुम इतनी दूर से आए हो, तुम्हारे लिए पहले कचौरियाँ ले आऊँ? खाली चाय नहीं होगी। हाँ हाँ जाओ ले आओ। भैया जी ने दोनों हाथ अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर फेरते हुए कहा। भाई रफ़ीक बाहर निकल गया। इसकी बीवी ने नसरीन को अपने पास बिठा लिया और इसके सर को छूने लगी। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? नसरीन। थोड़ी ही देर बाद भाई रफ़ीक कचौरियाँ लेकर आ गया। इसकी बीवी ने चाय बना ली। चाय पी तो बूढ़ा सिख बोला, भाई रफ़ीक मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब आगे तेरा फ़र्ज़ शुरू होता है। अब मैं नहीं रुकूंगा। 8 बजे होड़ा मेल आती है, इसे पकड़ूंगा, रातों रात अपने घर अमृतसर पहुंच जाऊंगा। भाई रफ़ीक और इसकी बीवी ने सरदार जी को रोकने की कोशिश की। वो कहने लगा, तुम्हारी भरजाई पीछे अकेली है, इसे जाकर सारी बात बतानी है। नेक दिल बूढ़ा सिख नसरीन को भाई रफ़ीक के हवाले करके चला गया। जाते हुए इसने नसरीन के सर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र घबराना नहीं, ये मेरा पुराना बेली है, बड़ा दीनदार है, ये तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा, रब रखा। बूढ़े सरदार जी के जाते ही भाई रफ़ीक के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसे पता चल रहा था कि वो अपने घर में एक अगवाशुदा पाकिस्तानी लड़की के आ जाने से परेशान है। बज़ाहिर वो नसरीन से हमदर्दी का इजहार करता रहा। इसकी बीवी का रवैया नहीं बदला था। इसकी आंखों में नसरीन के वास्ते रहम और हमदर्दी के तासुरात थे। नसरीन चाय के बर्तन समेट कर एक तरफ रखने लगी तो भाई रफ़ीक अपनी बीवी को साथ वाली कोठरी में ले गया। इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। नसरीन ने कभी कंसोइयाँ नहीं ली थी, कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनने की कोशिश नहीं की थी, मगर ये इसकी ज़िंदगी मौत, इसकी इज्जत व आबरू का मसला था। वो बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर भाई रफ़ीक धीमी आवाज़ में बीवी से कह रहा था, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। सरदार बेचारा तो भोला भाला है, इसको क्या मालूम कि लड़की कोई पाकिस्तानी जासूस ही हो। चलो जासूस ना भी हो, फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके आई कैसे? पुलिस तो इसे पाकिस्तानी जासूस ही समझेगी। किसी ने मुखबरी कर दी कि हमारे घर में बगैर पासपोर्ट वीज़े के एक पाकिस्तानी लड़की बैठी है तो पुलिस हम दोनों को भी साथ ही ले जाएगी। यहाँ मेरी इज्जत बनी हुई है, कश्मीर में पहले ही आग भड़की हुई है, हमारी कोई नहीं सुनेगा, पुलिस हमें भी पाकिस्तान के जासूस कहेंगे। मुझे तो ये लड़की बड़ी मुसीबत ज़दा लगती है। भैया जी का सौतेला बेटा करपाल सिंह बदबख्त स्मगलर है, वो ज़रूर इसे बॉर्डर पार पाकिस्तान से उठा कर ले आया है। भाई रफ़ीक ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, मगर ये लड़की हमारे वास्ते बड़ी ज़बरदस्त मुसीबत बन जाएगी। इंडिया के मुसलमानों को हमारी पुलिस शक की निगाह से देखती है। पाकिस्तानी लड़की हमारे घर से बरामद हो गई तो ना ये बचेगी, ना हम दोनों जिंदा बचेंगे। बेचारी सादा दिल बीवी ने हथियार डाल दिया और पूछा, फिर तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या था, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये सरदार अपनी मुसीबत मेरे गले में डाल गया है। नसरीन को अपना हलक सख्त कड़वा महसूस होने लगा। इसकी आंखों में आंसू उबल आए। भाई रफ़ीक कह रहा था, किसी तरह आज की रात गुजारो, कल सुबह सुबह मैं इसे थाने ले जाऊंगा और शाम लाल को सारी बात बता दूंगा। इसकी बीवी फौरन बोली, खुदा के लिए ऐसा न करना, ख्वाह कुछ भी हो, यह लड़की मुसलमान है। हिंदू थानेदार के हवाले कर दी तो ये गुनाह की दलदल में ऐसी फंसेगी कि सारी ज़िंदगी वहाँ से न निकल सकेगी। तो फिर मैं क्या करूँ? भाई रफ़ीक ने गुस्से में कहा। आहिस्ता बोलो, वो बाहर सुन लेगी। भाई रफ़ीक की आवाज़ आई, मेरी बात सुन लो, मैं ये मुसीबत अपने घर में रखने को तैयार नहीं हूँ, ये अपने साथ हम दोनों को भी मरवाएगी। इसकी बीवी ने तंग आकर कहा, तुम किसी की सुनोगे थोड़ी, जाओ जो जी आता है करो। नसरीन जल्दी से चारपाई पर आकर बैठ गई। इतने में दरवाज़ा खुला। भाई रफ़ीक और इसकी बीवी बाहर आ गए। नसरीन ने इन दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी। इसने भाई रफ़ीक के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था वो दुरुस्त साबित हो गया था। अब इसे ये ख़तरा था कि रफ़ीक अपने आप को बचाने के खातिर कहीं इसे इंडियन पुलिस के हवाले न कर दे। इस शहर में सिवाय इन दोनों मियाँ बीवी के कोई इसको पनाह देने वाला नहीं था। औरत बावर्ची खाने में चली गई। भाई रफ़ीक सामने चारपाई पर आकर बैठ गया। इसकी शक्ल से लग रहा था कि इसके दिमाग में हलचल सी मची हुई है। नसरीन के सामने एक रास्ता मौजूद था, इसके बारे में वो अमृतसर से सोच कर आई थी। इससे पहले कि भाई रफ़ीक नसरीन को अपने किसी फैसले से आगाह करते, नसरीन ने खुद इसके सामने एक तजवीज़ रख दी। भाई साहब, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं नहीं चाहती कि आप खामखा किसी मुसीबत में मुब्तला हों। मैं चाहती हूँ आप मुझे दिल्ली ले जाकर पाकिस्तानी सफारत खाने में पहुँचा दे, वो लोग खुद मुझे पाकिस्तान पहुँचा देंगे। भाई रफ़ीक अपने दिल का हाल नसरीन पर जाहिर नहीं करना चाहता था। कहने लगा, वो तो ठीक है बच्ची, मगर शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि दिल्ली में तुम्हारे मुल्क का जो सफारत खाना है, इसके बाहर हर वक्त इंडियन CID के लोग मंडलाते रहते हैं। वो हर आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं। मैं तुम्हें लेकर वहाँ गया तो तुम तो महफूज हो जाओगी, मगर यहाँ पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। नसरीन ने फ़ौरन कहा, मुझे दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बिठा दें, मैं खुद पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच जाऊँगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, एड्रेस मालूम कर सकती हूँ। भाई रफ़ीक को यह तजवीज़ अच्छी लगी थी।
इस तरीके से वो इस मुसीबत से जो इसके सर पर डाल दी गई थी जान छुड़ा सकता था, मगर इसे एक फिक्र भी थी। कहने लगा, लेकिन तुम अकेली हो। कश्मीर में जो आज़ादी का ज्वालामुखी भड़क रहा है, इसकी वजह से ख़ासतौर पर शुमाली भारत की पुलिस चौकस हो गई है। अगर CID वालों ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम तो इन्हें लेकर हमारे घर आ जाओगी। नसरीन ने रफ़ीक भाई को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, यकीन करे भाई साहब, अगर मैं पकड़ी भी गई तो आपका नाम ज़ुबान पर नहीं लाऊंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझ पर चाहे क़यामत टूट पड़े, मगर मैं आपका नाम नहीं लूँगी। भाई रफ़ीक बोला, ठीक है, आज रात गुजर जाने दो, कल इसके बारे में सोचेंगे, फिर जो मुनासिब होगा करेंगे, क्योंकि तुम गैर कानूनी तौर पर इंडिया में लाई गई हो। इस तरह तुम्हारा यहाँ ज़्यादा देर रहना हम सब के लिए ख़तरे का बायस हो सकता है। ये बात तो कम से कम तुम भी महसूस करती हो। नसरीन बोली, क्यों नहीं महसूस करती? मैं अपनी वजह से आप लोगों को किसी किस्म की मुसीबत में मुब्तला कर देना हरगिज़ गवारा नहीं कर सकती। भाई रफ़ीक ने शफ़क़त भरे लहजे में कहा, हमें तुमसे हमदर्दी है बेटी, मगर हमारी यहाँ पोजीशन ऐसी है कि हम मजबूर हैं, हमें माफ़ कर देना। नसरीन का बिस्तर कोठरी में लगा दिया गया। रात का खाना खाकर वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। फिर अपना लाहौर वाला घर, कराची वाला घर, अपने ससुर की खून में लथपथ लाश और अपने महबूब मंगेतर सुल्तान का ख्याल करते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लिहाफ के अंदर मुंह छुपाए चुपके चुपके रोती रही और मीरठ शहर की सर्द रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई। अब हम थोड़ी देर के लिए वापस बदनाम स्मगलर करपाल सिंह और कालीदास की तरफ आते हैं। जब उन्हें अपने एक साथी परशोत्तम की जुबानी मालूम हुआ कि इनका भाई अजी एक लड़की को लेकर मीरठ जा रहा है, तो इसी वक्त मीरठ की तरफ रवाना हो गया। नसरीन घर में नहीं थी। करपाल सिंह समझ गया कि इसका भाईया इसे लेकर मीरठ अपने बचपन के दोस्त भाई रफ़ीक के पास ही गया होगा। इस वक्त मीरठ की तरफ कोई रेलगाड़ी नहीं जा रही थी। दोनों ने एक लारी पकड़ी और जलंधर पहुंच गए। यहाँ से एक ट्रेन मिल गई। वो भाईया जी और नसरीन से 4 घंटे पीछे थे। वो रात के 10 बजे मीरठ पहुंचे। सीधा स्टेशन के पीछे भाई रफ़ीक मनियारी वाले की दुकान पर आए। दुकान बंद थी। करपाल सिंह ने कालीदास से कहा, तुम यहीं दुकान के फट्टे पर बैठो, मैं भाई रफ़ीक के घर जाकर साले हालात मालूम करता हूँ। लड़की ज़रूर इसी घर में होगी। कालीदास ने कहा, तुम्हारा भाई जी भी वहीं होगा। करपाल सिंह बाजू झटक कर बोला, भाइये को भी आज देख लूंगा, तुम बैठो, जब तक मैं ना आऊँ यहाँ से न हिलना। लड़की कहीं नहीं जा सकती। करपाल सिंह को भाई रफ़ीक का घर मालूम था। ऊपर वाली मंजिल में रोशनी हो रही थी। ये वो वक्त था जब नसरीन को भाई रफ़ीक की बीवी ने कोठरी में ले जाकर सुला दिया था। दोनों मियाँ बीवी बैठे इस मसले पर गौर कर रहे थे कि नसरीन को कल किस तरीके से दिल्ली भेजा जाए ताकि वो अपने मुल्क के सफारत खाने वालों तक पहुंच सके। इतने में नीचे किसी ने दरवाजे की घंटी खटखटाई। कमज़ोर हौसले वाले भाई रफ़ीक ने चौंक कर अपनी बीवी से कहा, ज़रूर पुलिस होगी, किसी ने मुखबरी कर दी है। बीवी बोली, पहले देखो तो सही कौन है। भाई रफ़ीक ने खिड़की खोली, नीचे झांक कर देखा। स्ट्रीट लैंप की धुंधली रोशनी में एक सिख दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दिया जिसने खेस ओढ़ रखा था। कौन है भाई? भाई रफ़ीक ने आहिस्ता से आवाज़ दी। नीचे से करपाल सिंह ने मुंह ऊपर करके कहा, चाचा मैं हूँ करपाल सिंह। भाई रफ़ीक का रंग फक हो गया, हलक खुश्क हो गया है। इसने इतना कहा, आता हूँ बेटा आता हूँ, यहीं ठहरो। खिड़की से हटकर अपनी बीवी के पास आकर सरगोशी में बोला, वो बदमाश करपाल सिंह लड़की के पीछे यहाँ आ गया है, अब क्या करूँ? ये तो पुलिस को खबर कर देगा। भाई रफ़ीक सख्त घबरा गया था। इसकी बीवी ने कहा, इसे ऊपर मत लाना, लड़की मुसलमान है, मैं एक मुसलमान लड़की को बदमाश सिख के हवाले नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या करूँ? भाई रफ़ीक ने गुस्सा खाकर तभी जुबान में कहा। इसे ये भी ख्याल था कि कहीं कोठरी में लेटी हुई लड़की न सुन ले। बीवी बोली, अगर वो लड़की का पूछे तो कह देना वो यहाँ नहीं है, जाओ। भाई रफ़ीक नीचे आ गया। बज़ाहिर बड़े तपाक से करपाल सिंह से मिला। आओ आओ करपाल सिंह, कब आए अमृतसर से? करपाल सिंह ने छूटते ही कहा, चाचा मेरा भाईया जिस लड़की को लेकर तुम्हारे पास आया है वो लड़की मेरे हवाले कर दो। भाई रफ़ीक ने जान बनने की अदाकारी करते हुए कहा, कौन सी लड़की करपाले? तुम्हारा भाईया तो यहाँ नहीं आया। करपाल सिंह जानता था कि मुसलमान होने के नाते भाई रफ़ीक की हमदर्दियाँ लड़की के साथ हैं और वो यूं ही लड़की इसके हवाले नहीं करेगा। चुनाचा वो एक स्कीम सोच कर आया था। इसने भाई रफ़ीक के करीब मुलाकर कहा, चाचा मुझे मालूम हो गया है कि भैया लड़की को तुम्हारे पास लाया है। भैया सीधा आदमी है, इसको मालूम नहीं कि ये लड़की पाकिस्तान की जासूस है। मैंने और कालीदास ने CID के कहने पर इसे बॉर्डर पार से अगवा किया है। इंडियन पुलिस को इस पाकिस्तानी जासूसा की सख्त ज़रूरत है। लड़की तुम्हारे पास रही तो मेरे जाने के 15 मिनट बाद पुलिस यहाँ आ जाएगी और लड़की के साथ तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएगी, फिर मैं भी तुम्हें न बचा सकूंगा। भाई रफ़ीक पहले ही डरा हुआ था। करपाल सिंह ने जब इसे खतरनाक कहानी सुनाई तो इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। फ़ौरन बोल पड़ा, बेटा करपाले मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हारा भाई इसे मेरे पास छोड़कर चला गया है। मैं तो पहले ही घबरा रहा था कि लड़की कहीं पाकिस्तान की जासूस न हो। लड़की इस वक्त कहाँ है? करपाल सिंह ने इत्मीनान का गहरा सांस लेते हुए पूछा।
भाई रफीक ने कहा, कोठरी में सो रही है। कृपाल सिंह की बातें खुल गई। हाथ से निकला हुआ शिकार दोबारा इसके काबू में आ गया था। इसने भाई रफीक को मजीद डराते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि भाइया लड़की को लेकर तुम्हारी तरफ चला गया है तो मैं भी फौरन तुम्हारी तरफ चल पड़ा कि कहीं तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ। आजकल कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस को किसी मुसलमान पर ज़रा सा भी शक पड़ता है तो इस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर पकड़ लेती है, और ये लड़की तो पक्की हिस्ट्री शीट है। पुलिस इसके बारे में जासूस होने का पूरा रिकॉर्ड रखती है। भाई रफीक के रहे सही होश भी उड़ गए। फौरन बोला, मैं अभी इसे जगा कर नीचे लाता हूँ, इस मुसीबत को यहाँ से ले जाओ। कृपाल सिंह को सबसे पहले एक टैक्सी की ज़रूरत थी। अगर इसे यकीन होता है कि लड़की यहाँ ज़रूर मौजूद होगी तो वो टैक्सी लेकर वहाँ आता। इसका ख्याल था कि भाई रफीक ने इसकी हिफाजत से इसे कहीं इधर उधर कर दिया होगा। अब इसे टैक्सी की ज़रूरत थी जिसमें वो लड़की की मशक़ें कसकर और इसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर डाले और रात के अंधेरे में काली दास के भाई मथुरा दास बदमाश के डेरे पर ले जाए। कृपाल ने कहा, भाई रफीक तुम लड़की की निगरानी करो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, फिक्र न करो, लड़की कहीं नहीं जाती। इतना कहकर भाई रफीक मकान की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इस दौरान मकान के अंदर ड्रामा हो चुका था। जिस वक्त भाई रफीक मकान के बाहर कृपाल सिंह से बातें कर रहा था, इस वक्त इसकी बीवी ड्योढ़ी में छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। भाई रफीक की बीवी ने दिल से ये बात कबूल नहीं की थी कि वो एक बेकसो मजबूर मुसलमान लड़की को सिख बदमाश के हवाले कर दी। चुनाचा जब भाई रफीक ने कृपाल सिंह से कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके टैक्सी ले आए तो रफीक की बीवी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई और एक प्याली के अंदर इसने 50 रुपए का नोट रखा हुआ था वहाँ से उठाया। तेज तेज कदमों से इस कोठरी में गई जहाँ नसरीन लिहाफ ओढ़े रोती रोती सो गई थी। इसे जगाया। नसरीन हड़बड़ा कर उठ बैठी। भाई रफीक की बीवी ने इसका बाजू खींचते हुए कहा, जल्दी से आ जाओ। वो इसे मकान की छत पर ले गई। दूसरी तरफ एक छोटा सा अहाता था जहाँ बेरियों वाले दरख्त उगे हुए थे। कोने में पुरानी ईंटों का एक ढेर लगा था जो छत तक आया हुआ था। भाई रफीक की बीवी ने नसरीन को 50 रुपए का नोट दिया और कहा, अमृतसर से बदमाश सिख तुझे लेने यहाँ गया है। मेरा खामद बुज़दिल है, वो तुम्हें इसके हवाले करने वाला है। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। ये रुपया अपने पास रखो। इन ईंटों के ढेर पर से अहाते में कूद जाओ और कोई रक्षा टैक्सी लेकर सीधी रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ। वहाँ जो पहली रेलगाड़ी मिले इसमें सवार होकर दिल्ली की तरफ निकल जाना। वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत का जो दफ्तर है वहाँ पनाह ले लो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। अब नीचे उतर जाओ, जल्दी करो। मेरा आदमी तुम्हें ले जाने के लिए ऊपर आ रहा होगा, पीछे होगा, मैं संभाल लूँगी, जाओ। नसरीन सख्त घबरा गई थी, फिर भी इसने अपने हवास काबू में रखे हुए थे। मामले की तह तक पहुंच गई थी। इसे मालूम था कि दोनों बदमाश इसके पीछे जरूर आ गए होंगे। छत की मुंडेर को दोनों हाथों से पकड़कर वो दूसरी तरफ ईंटों के ढेर पर गई। अहाते में कोई नहीं था, अंधेरा भी था। दूर रेलवे क्वार्टरों में रोशनी हो रही थी। नसरीन दौड़कर अहाते से निकल गई। इतना ही से मालूम था कि रेलवे स्टेशन भाई के मकान से ज्यादा दूर नहीं है। रेलवे क्वार्टरों के सामने से गुजरती हुई एक तरफ गई जिधर इसे मीरठ रेलवे स्टेशन और सिग्नलों की बत्तियां नजर आ रही थी। आधी रात नहीं हुई थी। स्टेशन के बाहर काफी रौनक थी। वो दिल में यही दुआ मांग रही थी कि आगे दिल्ली जाने वाली गाड़ी तैयार हो, क्योंकि वो जानती थी जब कृपाल सिंह को मालूम होगा कि लड़की भाग गई है तो सीधा सबसे पहले इसकी तलाश में रेलवे स्टेशन पर ही आएगा। नसरीन ने अपनी चाल में मतानत और सुकून पैदा कर लिया था। 2-3 औरतें टिकट खिड़की के पास खड़ी थी। एक औरत ने साड़ी पहन रखी थी, दूसरी औरतें शलवार कमीज में थी। नसरीन ने करीब जाकर पूछा, दिल्ली जाने वाली गाड़ी कब चलेगी? साड़ी वाली औरत ने, जो अच्छी उम्र की औरत थी, नसरीन की तरफ देखकर कहा, निकलने लगी है, जल्दी से टिकट ले लो। इन औरतों के पीछे नसरीन खड़ी हो गई। अपनी बारी पर इसने भी दिल्ली का टिकट ले लिया और इनके साथ साथ चलती प्लेटफॉर्म पर आ गई जहां गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। नसरीन ने साड़ी वाली औरत से एक बार फिर पूछा, ये गाड़ी दिल्ली जाएगी ना बहन? हाँ हाँ दिल्ली ही जाएगी, तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं है? नसरीन ने यूं ही इधर उधर देखा और कहा, मेरा मर्द शायद अगले डब्बों की तरफ गया है। ये एक बेरबत जुमला था। अगर इसका कोई मर्द होता तो इसे नसरीन के साथ होना चाहिए था। साड़ी वाली औरत ने इसे घूर कर देखा। इंजन ने सीटी दी, गार्ड ने भी सीटी बजाई। साड़ी वाली औरत जल्दी से डब्बे में घुस गई। नसरीन भी इसके साथ ही डब्बे में दाखिल हो गई। गाड़ी को एक धक्का लगा और वो प्लेटफॉर्म पर खिसकने लगी। नसरीन ने बाहर झांक कर देखा। इसे डर था कि कहीं कृपाल सिंह और कालिदास इसकी तलाश में वहां न पहुंच जाएं, मगर वहां इसे इनकी शक्लें नजर नहीं आई। नसरीन ने जल्दी से इरादा कर लिया। गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल गई। नसरीन ने सर दीवार के तख्ते से लगा दिया और खुदा का शुक्र अदा करने लगी। कृपाल सिंह को टैक्सी लाने के लिए भेजकर घबराया हुआ भाई रफीक ऊपर आ गया। आते ही इसकी बीवी को आवाज़ दी। इसकी बीवी दूसरी कोठरी में जाकर चारपाई पर लेट गई। इसने अंदर ही अंदर से आवाज़ दी, चला गया वो। भाई रफीक कोठरी में आकर कहने लगा, ये लड़की तो पाकिस्तानी जासूस है। कृपाल सिंह टैक्सी लेने गया है। मैंने ये कह दिया है कि इस मुसीबत को यहाँ से ले जाओ। इसकी बीवी ने अनजान बनते हुए कहा, क्या कह रहे हो? लड़की बेचारी मुसीबत मारी है। भाई रफीक ने बीवी को दबी जुबान में डांट दिया, बस तुम चुप रहो।
रहो, तुम्हें क्या पता? वो सो रही है ना? सो रही होगी, मैं तो इसे कोठरी में छोड़कर आ गई थी तुम्हारे सामने। ये कहकर औरत ने लिहाफ ऊपर ले लिया। रफ़ीक इस कोठरी की तरफ बढ़ा जहाँ इसके ख्याल के मुताबिक नसरीन सो रही थी। दूसरे ही लम्हे वो चीखता चिल्लाता कोठरी से बाहर निकला। लड़की अंदर नहीं है। इसकी बीवी लिहाफ अलग करके चारपाई से उतर आई। गुसल खाने में होगी और कहाँ जा सकती है वो, मगर गुसल खाना खाली है। भाई रफ़ीक सर पकड़ कर बैठ गया। फिर वो अपनी बीवी को बुरा भला कहने लगा, तुमने ज़रूर इसे भगा दिया है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे भगाने की? वो भी तुर्की बतुर्की जवाब दे रही थी। वो तो पहले ही कह रही थी कि मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो गए हो, मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। बस ये सोच कर चली गई। भाई रफ़ीक ने गहरा सांस भरा। एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ, भला अपने आप टल गई, मगर कृपाल सिंह को क्या जवाब दूंगा? कह देना लड़की भाग गई है, बेशक मकान की अगर तलाशी ले ले। ये कहकर बीवी कोठरी में चली गई। गली में कृपाल सिंह ने आवाज़ दी। भाई रफ़ीक जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर गली में आया। कृपाल सिंह टैक्सी लेकर आ गया था। अब कालीदास भी इसके हमरा था। जब भाई रफ़ीक ने इसे बताया कि लड़की भाग गई है तो कृपाल सिंह गुस्से में आ पड़ा। चाचा तुमने इसे भगा दिया है, वो मुसलमान थी, तुम भी मुसलमान हो, तुमने अच्छा नहीं किया है। भाई रफ़ीक कस्में खाने लगा कि इसका कोई कसूर नहीं है। वो जब ऊपर कोठरी में गया तो कोठरी खाली थी। इसने कृपाल सिंह के आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, मैं बेकसूर हूँ, इसने ज़रूर हमारी बातें सुन ली होंगी, वो भाग गई, तुम वहाँ चले जाओ। वो कह रही थी कि मैं पाकिस्तान के सफारत खाने दिल्ली जाऊँगी। कृपाल सिंह झटके हुए 2-4 गालियाँ दी और कालीदास को धकेल कर कहा, चल वे कालिया स्टेशन चल। दोनों टैक्सी में बैठकर सीधे मीरठ सिटी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जब पता चला कि दिल्ली वाली गाड़ी थोड़ी देर पहले जा चुकी है तो कालीदास ने गाली देकर कहा, कृपाले छोड़ दे इसका ख्याल, अब वो हाथ नहीं आएगी, उल्टा हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, चल वापस चलते हैं। वो रात कृपाल सिंह और कालीदास ने अपने एक दोस्त के डेरे पर गुजारी। दूसरे दिन अमृतसर रवाना हो गए। हम वापस नसरीन के मंगेतर और महबूब सुल्तान की तरफ नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि वो अमृतसर में कश्मीरी मुसलमान रसल भट्ट के घर में मुकीम है, जहां मौलवी सदरुद्दीन ने इसे रखवाया है, क्योंकि रसल भट्ट का मकान शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था। मौलवी साहब के ख्याल में वो मकान महफूज था। इसके बरखिलाफ मस्जिद की कोठरी में रहना मुनासिब नहीं था, वहाँ पुलिस को पता चल सकता था। सुल्तान रसल भट्ट की एक तरह से अपनी मर्जी से नज़रबंद था और कृपाल सिंह और कालीदास की वापसी का इंतजार कर रहा था, ताकि एक तो नसरीन का कुछ सुराग मिल जाए और दूसरा वो अपने बाप और नसरीन के अगवा का बदला ले सके। अभी हम कुछ वक्त के लिए नसरीन के पास चलते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या बीत रही है। हमने नसरीन को ट्रेन में छोड़ा था जब वो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सवार थी और एक पक्की उम्र की साड़ी वाली औरत ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। ये औरत नसरीन के पास इसी रेलगाड़ी में बैठ गई। मीरठ से दिल्ली का फासला ज़्यादा नहीं था। रास्ते में एक ही गाजियाबाद का स्टेशन आता था जो दरियाए जमुना की इस पार है और इसके बाद इस शहर की मज़ाफ़ात शुरू हो जाते हैं। रास्ते में साड़ी वाली औरत ने, जिसका नाम गोबिंदी था, बातों ही बातों में ये मालूम कर दिया कि लड़की मुसलमान है, बेसहारा है। नसरीन ने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी से काम लेते हुए गोबिंदी को ये बताया था कि वो अपने भाई के पास मीरठ शहर आई थी, जो खुदा जाने कहाँ गुम हो गया है, और अब वो वापस दिल्ली जा रही है जहाँ इसके चचा का घर है। नसरीन के बयान में वाक़यात और हालात के आपस में कोई जोड़ नहीं था। गोबिंदी ने दिल में सोच लिया था कि इसे क्या करना है। वो नसरीन से हमदर्दी की बातें करने लगी, बार बार नसरीन के सर पर हाथ फेरती और कहती, तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी शमसो जैसी हो जो खुदा को प्यारी हो गई है। गोबिंदी ने नसरीन के आगे अपने आप को मुसलमान जाहिर किया था और अपना नाम इनायत बीबी बताया था। नसरीन को अभी ज़माने के नशीबो फराज का कोई इल्म नहीं था। वैसे भी इस लम्हे इसे किसी सहारे की ज़रूरत थी जहाँ वो रात बसर कर सके और सुबह अपने मुल्क के सफारत खाने का पता मालूम करके वहाँ पनाह हासिल करे। ट्रेन दिल्ली तो पहुँच गई तो गोबिंदी ने बड़े प्यार से नसरीन का माथा चूम कर कहा, बेटी इतनी रात हो गई है, इस वक्त तुम अपने चाचा का घर कहाँ ढूंढती फिरोगी? मेरे घर चलो, वो भी तुम्हारा ही घर है। सुबह मैं तुम्हें खुद तुम्हारे चाचा के यहाँ पहुँचाऊँगी। नसरीन खुद भी यही चाहती थी, किसी मुसलमान औरत का एक महफूज घर हो जहाँ वो इज़्ज़त व आबरू से रात बसर कर सके। वो फ़ौरन तैयार हो गई। गोबिंदी ने स्टेशन से बाहर निकलते ही गाड़ी पकड़ी और इसे तैमारपुर चलने को कहा। दिल्ली में सर्दी पड़ रही थी। टैक्सी के बंद शीशों से नसरीन बाहर इमारतों और सड़कों की रोशनियाँ देखने लगी। दिल में तरह तरह के परेशान कर देने वाले ख्याल आ रहे थे। वो कहाँ थी, कहाँ गई थी, आगे क्या होगा? क्या वो इज़्ज़त व आबरू के साथ पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच सकेगी? ख्याल आता कि ये औरत मुसलमान है, दिल्ली में बड़े मुसलमान रहते हैं, यहाँ इसे ख़तरा नहीं है, ये औरत बड़ी नेक दिल लगती है और फिर बाकी रात भी गुजारनी है। किसी बहाने इसके घर से निकलकर सीधी किसी मस्जिद में चली जाएगी जहाँ से पाकिस्तानी सफारत खाने का एड्रेस मालूम हो जाएगा। टैक्सी कश्मीरी गेट से निकलकर अलीपुर रोड
पर आ गई जो सीधी तैमारपुर जा रही थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थी, रोशनियां भी हो रही थी। गोबिंदी का कोठीनुमा घर तैमारपुर की कदीम मगर मॉडर्न इमारतों की आबादी के आखिरी किनारे पर था। ड्राइंग रूम में आते ही नसरीन की नज़र सबसे पहले दीवार पर लगी हुई कृष्ण महाराज की तस्वीर पर पड़ी तो वो कुछ हैरान हुई। गोबिंदी ने कृष्ण महाराज की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, बेटी ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं की हुकूमत है, क्या करें, हम अगरचे मुसलमान हैं मगर इस किस्म की तस्वीर लगानी पड़ती है। आओ मैं तुम्हें बेडरूम में ले चलूँ। ड्राइंग रूम के साथ एक छोटा सा कॉरिडोर था जहाँ से नीचे तहखाने में जीना उतरता था। नसरीन हिचकिचाई कहने लगी, आंटी मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर ही सो जाती हूँ, थोड़ी सी रात बाकी रह गई है। गोबिंदी ने बड़े प्यार से नसरीन का माथा चूमा और शफकत भरे लहजे में बोली, बेटी मुझे गुनाहगार न करो, तुम मेरी मेहमान ही नहीं मेरी बेटी भी हो। नीचे का बेडरूम मेरी प्यारी बेटी का बेडरूम होता था मगर मैं इसे रोज साफ सुथरा करती थी। आओ मेरे साथ आओ। नसरीन तंग जीना उतर कर एक छोटे से कमरे में आ गई जहाँ फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, इसके साथ पलंग लगा था। गोबिंदी आगे आगे थी। अंदर आते ही इसने बत्ती जला दी। दीवार पर नीम उरिया औरत की काफ़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो झुककर चश्मे में पानी में अपना अक्स देख रही थी। नसरीन को ये तस्वीर अच्छी न लगी, फिर सोचा मुझे तो सिर्फ यहाँ रात गुजारनी है। गोबिंदी ने दीवार में बना हुआ दरवाज़ा खोलकर कहा, बेटी ये बाथरूम है, अब तुम आराम करो, सुबह तुम्हें मैं आकर जगा दूंगी। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।